अच्छा मुदस्सिर साहब, ये जो बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी खुल के सामने आई है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट भी किया कि मैंने इस पे सिग्नेचर्स नहीं किए और अल्लाह इस बात का गवाह है और मैंने बिल वापस किए, ये कहानी क्या है? जी, हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये क्योंकि हम बीट रिपोर्टिंग करते हैं ऐवान सदर की, तो कुछ खबरें हमें मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स। अमूमन मैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करता हूँ, रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर भी जरा बात करें और मेरे साथ काफी सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। बहरान टेलीविजन के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, मुदस्सर हुसैन साहब, और ये बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। इनसे पता करते हैं क्योंकि रिसेंटली इन्होंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और एक इंटरव्यू किया। और इस वक्त जो इशू हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सरगर्म है वो ये कि जो बिल पास हुए थे, जो जाते जाते हुकूमत ने अपने आखिरी हफ्ते के अंदर बहुत सारे बिल पास किए, उसमें से सुना है कि कुछ बिल जो है सदर मुमलिकत ने वापस कर दिए। उस पे एक दो बिलों के ऊपर कंट्रोवर्सी नजर आ रही है और सदर मुमलिकत का बयान आया है कि वो उन्होंने बिल साइन नहीं किए। तो आइए पूछते हैं मुदस्सर हुसैन साहब से। मुदस्सर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुदस्सर साहब, अभी आपने रिसेंटली इंटरव्यू किया सदर आरिफ अलवी साहब का, पहले तो बताइए इंटरव्यू कैसा रहा आपका, आपका तजर्बा कैसा रहा इंटरव्यू लेने का? जी, ये तो पुरानी बात है, लेकिन अभी रिसेंटली मुलाकात भी हुई थी प्रेज़िडेंट के साथ। अभी जो सहाफ़ी बीट रिपोर्टर, क्योंकि हम बीट भी कवर करते हैं, हमारी मुलाकात ऑफ न ऑफ होती रहती है और बड़ा अच्छा तजुर्बा रहता है। और सदर आरिफ अलवी जो है, वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि उसका जो वर्ज़न होता है ना, जो उनकी बातचीत का अंदाज़ होता है, वो ब्रिज के रोल के तौर पे अपने आप को अभी भी इन हालात में भी, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब केस में हैं, तो उस वक़्त भी जब भी साहब से मुलाकात करते हैं, वो अपना नैरेटिव इस तरह बयान करने की कोशिश करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई मामलात बेहतर करें। तो उसकी एक कोशिश हमेशा रहती है, चाहे वो जर्नलिस्ट के ज़रिए मुलाकात के थ्रू हो, जो हमारी होती रहती है हमेशा, एज़ अ बी रिपोर्टर भी प्रोग्रामों में जब मुलाकात को अटेंड करने जाते हैं, तो उस वक़्त भी मुलाकात होती है, तो उस वक़्त ये उनका नैरेटिव रहता है हमेशा। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो ब्रिज करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान में। मैं उनको काफ़ी इंटेलिजेंट शख्सियत के तौर पे समझता हूँ क्योंकि उनके पास माशाल्लाह बैकग्राउंड में इल्म भी काफ़ी अच्छा है। उनका अपना पर्सपेक्टिव क्या है? मुझे यानी यूँ लगता है कि एक नेचुरल अलायंस लगता था माज़ी में एस्टेब्लिशमेंट का, पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो आपको क्या लगता है कि सदर मुमलिकत अब भी यानी उम्मीद से हैं कि कोई हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, गैप जो आ चुका है इस वक़्त अपोज़िशन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में? में अभी जो मामला अभी चला है, जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो दस्तखत का मामला है, उससे काफ़ी सारी दूरियां नज़र आ रही हैं। अभी बज़ाहिर एक चीज़ सामने हो चुकी है कि एक जानिब तो पूरी क़यादत तहरीक इंसाफ की वो जेल में चली गई है, कुछ चेयरमैन भी है वो भी जेल में है, अब शाम अहमद कुरैशी वाइस चेयरमैन वो भी जेल में चले गए, असद उमर वो भी जेल चले गए, और बड़ी क़यादत जो ऑलरेडी है, और दूसरे जो है काफ़ी पाबंदियाँ भी हैं। तो इसलिए एक तासुर तो ये चीज़ है कि शायद सदर आरिफ अलवी कोई अपना किरदार अदा कर सकते थे बीच में। वो आपको शायद याद होगा कि जब आर्मी चीफ का मामला था, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तकर्री का मामला था, तो उस वक़्त भी आरिफ अलवी की को हमारे साथ भी मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों के साथ। उसमें मैंने भी खुद भी एक सवाल उनसे पूछा था कि आरिफ अलवी साहब, क्या आप ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, मुफ़ाहमत अदा कर रहे हैं? तो उनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आई एम नॉट अ ब्रोकर, कि मैं एक ब्रोकर नहीं हूँ। ये अल्फ़ाज़ थे उनके, मुझे अच्छी तरह याद है, और ये शायद कोट भी हुए थे किसी पेपर में, तो उनका ये कहना था मैं ब्रोकर नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि ये चीज़ ज़ाहिर थी, उन्होंने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बात की थी कि मैं चाहता हूँ कि ये इस अपोज़िशन जो तहरीक-ए-इंसाफ जिसको कहते हैं, वो उसके साथ मुज़ाकरात करवा के एस्टेब्लिशमेंट की जो माबैन दूरियाँ हैं, वो दूर करें। लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, वो बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत-ए-हाल है। जो एक आखिरी कड़ी थी, यूँ समझे कि एक मुहावरा होता है ना, ताबूत में आखिरी कील, तो वो समझे कि आरिफ अलवी ने ये जो ट्वीट करके और ये कह दिया कि मैं जो इस एक्ट के खिलाफ था या इस सिलसिले में माज़रत चाहता हूँ। इसके पीछे बड़ी एक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिसका हम कोशिश करेंगे कि आपके सामईन जो नाज़रीन हैं, उनको इस हवाले से भी आगाह करें। तो वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये इसके पीछे हुआ क्या था? आखिर आरिफ अलवी साहब को 2 दिन के ये बाद मुदस्सिर इंतकाल साहब, क्यों इस आया? पे ये इसमें एक बिल्कुल, ये इससे
इस पे सवाल आपसे करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा मुझे जवाब ये चाहिए इस हवाले से अपने नाज़रीन के को समझने के लिए, कि जो लास्ट उससे पहले जो पीटीआई के चेयरमैन गिरफ्तार हुए थे, आपको याद होगा, जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट भी हुए हुए और बदकिस्मत 9 मई जी, का जी। वाक़या 9 भी 9 हुआ। मई पे, 9 मई उस वाले वक़्त दिन। 9 मई का, जी, जी। उस वक़्त जो आरिफ अलवी साहब ने सुना है कि वो पुलिस लाइन में खान साहब से मिलने के लिए गए थे और एक किस्म का पैचअप करवाने की कोशिश की थी। तो उस हवाले से आपके पास कोई इत्तलात, तो फिर खराब क्यों हुआ अगर पैचअप के लिए काविशें कामयाब हुईं और खान साहब को ज़मानत मिल गई? देखिए, वो एक अलग मामला है। 9 मई वाला मामला बड़ा डिफरेंट किस्म का मामला। हुआ ये था कि 9 मई मेरा ख़्याल ट्रैप था, जिसको तहरीक-ए-इंसाफ, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ क्योंकि हम एक सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो गिरफ्तारी एक ट्रैप था, क्योंकि पीटीआई ने एक साज़िश बना के रखी हुई थी और वो साज़िश देखना चाह रहे अच्छा। थे कि वो है क्या चीज़? तो हुँ, गिरफ्तारी तो एक अमल था वो, लेकिन मैं इसको ट्रैप कहूँगा, तो इसलिए कहूँगा कि वो इस चीज़ की तो इत्तलात थी, अदारों को भी इत्तलात थी कि तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या रद्द-ए-अमल करेंगे, पर उसका अंदाज़ा नहीं था कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। इतना पता था कि एहतजाज होंगे और हमारे अस्करी इदारों के खिलाफ नारेबाज़ी होगी, बोला जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके ऊपर हमले भी होंगे, बीएचक्यू पे हमले होंगे, जिन्ना हाउस पे हमले होंगे, कोर कमांडर हाउसेज़ पे, स्टाफ सिक्योरिटी इदारों पे हमले होंगे, ये अंदाज़ा नहीं था। तो एक तो ये चीज़ हो गई, अंदाज़ा हो गया और सारा पता चल गया, उस पे एक्सपोज़ होगी पार्टी पूरी की पूरी और वो एक सियासी धारे से निकल गई। लेकिन उस वक़्त मफ़ाहमत का रास्ता बचा नहीं, वो मफ़ाहमत के ज़रिए नहीं, वो तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक ख़ास एफ़र्ट्स जिसे हम कहें, जो मीडिया पे सबके सामने आ गई थी, तो वो उनकी एफ़र्ट्स की बिना पे उनको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन बज़ाहिर देखा गया तो एक तरफ तो हाई कोर्ट ने उस वक़्त जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक़्त उसी दिन का ये क्या माजरा है, ये आप क्यों गिरफ्तार करें? दूसरे दिन गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया। उसके अगले दिन फिर उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने उसको गैर कानूनी दे दिया, आज़ाद कर दिया, फिर उनको रिलीफ़ दिया गया, कैद में रखा गया, गेस्ट हाउस में रखा गया। तो वो एक असर-रसूख तो है। इसमें आप इस चीज़ को आज तस्लीम करें या ना करें, आपके नाज़रीन करें या ना करें कि तहरीक-ए-इंसाफ का अस्करी क़यादत के अंदर एक असर-रसूख अभी भी कायम है और यही वजह है कि आज भी अगर देखा जाए दूसरे सियासी रहनुमा हैं, इस तरह की अगर 10% भी कोई मिस्टेक करें या इस तरह की लैंग्वेज या स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, तो उनके बड़े हालात ख़राब हो जाते हैं। गुजरांवाला का अगर जलसा देखें, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने जब बाहर से उधर से वीडियो लिंक पे जलसा किया था, तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ? काफ़ी तो मुश्किलात का उनको सामना, क्योंकि बाहर से अगर इधर होते तो और ज़्यादा होते। जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, तो फिर क्या मसला हुआ? उसके बाद भी काफ़ी उनको सख्त दिन देखने पड़े। तो यकीनी तौर पे हमारे इदारों के खिलाफ जो भी बोलता है, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए और किसी तरीके से मिलनी चाहिए, ये सारी सूरत-ए-हाल है। अब मुफ़ाहमत की बात जहाँ तक आपने की, तो मुफ़ाहमत सदर ने हर मौके पे की, इवन अभी भी की है। लेकिन ये जो आखिरी मामला है, ये बड़ा दिलचस्प है, ये ज़रूर सदर की हैसियत से उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, बड़ा उनके पास एज हासिल है। आम बंदा तो शायद नहीं मिल सकता ना, किसी से मुज़ाकरात नहीं करवा सकता, लेकिन आरिफ अलवी ने उसका फ़ायदा लिया। उसने हर तरह से कोशिश की कोई ऐसा सेटअप कर लें कि हम मुज़ाकरात करके हम वहाँ में, और वहाँ पे भी एक और फ़ॉल्ट था। तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह को गुमराह करने वाले लोग बहुत थे और मज़े वाली बात, वो जो गुमराह कर रहे थे, जिसे वो एक मुहावरा होता है ना, चने के झाड़ पे चढ़ना, वो जिस तरह उसको अपर हैंड पे वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बेसिकली सियासतदान तो है नहीं ना, लेकिन वो अच्छे लीडर बन सकते थे, अच्छा सियासतदान एक बन सकता था, लेकिन उसको इतना हाइपर कर दिया, उसके से ऐसे-ऐसे डिसीज़न करवा दिए लोगों ने, जो बाद में उनको छोड़ के चले गए, कि उसके बाद वो ना सियासत में रहने जैसे रहे, ना खेल में रहने जैसे रहे। तो आज उनके साथ ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन आरिफ अलवी की अगर बात करें, तो आरिफ अलवी की आज भी कोशिश अभी, क्योंकि ये बात चल रही है कि आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, शायद आपको याद हो उनके जब जी। मामला चला था ये असेंबलियाँ टूटने वाला और साइफ़र की वजह से डिप्टी स्पीकर ने वो असेंबली नहीं तोड़ी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये फिर अदम एतमाद वाला मामला हुआ। उस वक़्त भी सदर आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा लेने का बात की जा रही थी, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने उस वक़्त नहीं दी, जबकि उस वक़्त आरिफ अलवी को अदम एतमाद के ज़रिए किसी न किसी कानून के ज़रिए हटाया जा सकता था। लेकिन आज एक दिलचस्प बात है कि ना असेंबलियाँ हैं सूबाई, ना वफ़ाकी, ना उनको हटाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है।
वो तो है फुल फ्लेज। इखलाकी तौर पे कौन आजकल अपने ओहदे छोड़ता है? अच्छा मुद्दसर साहब, ये जो आपने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आखिर में आपने बात की, जब असेंबलियां मौजूद ही नहीं है तो इस वक्त कैसे कौन हटाएगा, ये जो बात की जा रही है इस्तीफा की, वाकई ये हवा में लग रही है। लेकिन काइंडली मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने जिन शख्सियात का जिक्र किया जिसकी वजह से खान साहब ने गलत रास्ता लिया और अपने मुस्तकबिल और पार्टी के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया, ये शख्सियात कौन कौन सी थी? ये तो बहुत बड़े नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँगा कि वो अब अलग-अलग पार्टियों में हैं। मतलब कि वो अलग-अलग पार्टियों में, अब सबको पता है कि वो उन्होंने से अलग-अलग पार्टियों में प्रवेश करके आपने अपनी पार्टी बना ली, अलीम खान ने अपनी पार्टी बना ली, जहांगीर तरीक ने अलग पार्टी बना ली। अब जो है फवाद चौधरी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पार्टी बनाए, लेकिन वो भी पल तोड़ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी अडॉप्ट कर ले या कोई और कर ले। सिर्फ़ अभी 2 ही बचे शाह महमूद नहीं। असद उमर, वो इसलिए सिर्फ़ टिके हुए हैं कि शायद वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन नाअहल हो जाएँ तो पार्टी उनको एक बनी-बनाया एक सेटअप मिल जाए तो शायद उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो उनको बिगाड़ने, खराब करने वाले यही लोग हैं। और इसका ज़िक्र साबिक आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा ने भी किया था कि ये जो एक तो उस्मान बोजदार जिसको बाद में पीटीआई वालों ने खुद भी निकाल दी पार्टी से, ये उस्मान बोजदार हुए, ये लोग हुए, ये गलत फैसले कराते हैं। और इमरान खान इन्हीं की बातों में लग के उन्होंने सारा अपना करियर दाँव पे लगा दिया, सारी सियासत अपने दाँव पे लगा ली, हुकूमत अपने दाँव पे लगा ली और इसके पीछे वजूहात यही लोग हैं सारे। अच्छा मुद्दसर साहब, ये जो बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी खुल के सामने आई है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट भी किया कि मैंने इस पे सिग्नेचर्स नहीं किए और अल्लाह इस बात का गवाह है और मैंने बिल वापस किए, ये कहानी क्या है? जी, हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये क्योंकि हम बीट रिपोर्टिंग करते हैं ऐवान सदर की, तो कुछ खबरें हमें मिलती हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उस खबरों के ज़राए नहीं पूछेगा कोई हमसे। तो आपके जी प्रोग्राम के ज़रिए जी 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 जी, जरूर जो जरूर। आप कर रहे हैं, इसके ज़रिए कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से पता किया। ये आपको इंटरेस्टिंग कुछ सूरत-ए-हाल आपको बताऊँ। हुआ ये है मामला कि ये पब्लिक सीक्रेट एक्ट जो है, ये बड़ा अहम बिल है और इसके तहत ज़ाहिर-सी बात है जो भी हमारे इदारों के खिलाफ बोलेगा उनको सज़ाएँ मिलेंगी, इस तमाम तर कानून बना हुआ है। लेकिन बात ये है कि ये जो अभी लाट हुई थी कानून साज़ी की, ये सारा कुछ हो गया। अब ये तवक्को की जा रही थी कि सदर आरिफ अलवी पहले तो नाज़रीन ये ज़रूर समझें कि कानून होता क्या है? कानून ये है कि कानून बन गया जॉइंट सेशन में हुए ये सारे कानून जो भी इकट्ठे लॉट में जो आखिरी दिनों में असेंबली थी, ये हो गई, सदर के पास जाते हैं। अब सदर को दिए जाते हैं हम्म। 10 दिन। 10 दिन के अंदर-अंदर उसके पास होते हैं 2 ऑप्शन जो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे सुन रहे होते हैं। मैं इन शॉर्ट ये कहता हूँ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसपे कोई ऑब्जेक्शन करें लेकिन लिखें कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है, तरमीम है तो भी लिखें ये मेरा तरमीम है या फिर साइन कर दें जी ओके। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है इसमें, मतलब तीसरा ऑप्शन ये नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन ये ज़रूर है कि आरिफ अलवी साहब कुछ भी नहीं लिखते, 10 दिन गुज़र जाते हैं, जो कल गुज़र गए 10 दिन गुज़र जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है। जैसे असेंबलियाँ अच्छा। अगर वो भेजे तोड़ने के लिए ना जिस असेंबली भेजता है वज़ीर-ए-आज़म अगर सदर ना तोड़े, तो ऑटोमेटिक 48 घंटों में असेंबलियाँ टूट जाती है। इस तरह एग्ज़ैक्ट ये भी है कि कानून 10 दिनों के बाद अगर सदर की जानिब से कोई नहीं अब सवाल ये है कि सदर आरिफ अलवी की अगर नीयत थी इसमें कि भी मेरा ऑब्जेक्शन है, जिसपे वो बड़ा रोना-पीटना भी डाल रहे हैं कि उनका ऑब्जेक्शन है, तो फिर ये होना चाहिए था कि वो ऑब्जेक्शन लगाते विदिन 10 डेज़ अंदर, कि भई ये मेरा ऑब्जेक्शन है, इसको दोबारा असेंबली भेजें, रिव्यू करें और ये मामला असेंबलियाँ तो है नहीं, फिर अगली असेंबली में मामला चल जाता। चलो वो एक ऑब्जेक्शन था, वो इनके पास ऑप्शन था। अब मसला ये था कि ये 2 कश्तियों में सवार है आरिफ अलवी साहब। अब वो जो एक कश्ती है, मैं हम्म। आपको इस थोड़ा-सा फ़र्ज़ी कहानी के तौर पे समझाऊँगा, खुली बात हम नहीं कर सकते। अब जो एक कश्ती है जिसमें जी। उसका पाँव है आरिफ अलवी साहब का, उससे इन्होंने इज़हार कर दिया आरिफ अलवी साहब ने। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक है और आप ये जो ज़राए हैं ये उन्हीं के आस-पास के ज़राए हैं, उनसे ये बातें हमने सुनी है, तो हम तो थे वहाँ पे, उनसे जो सुनी है। अब ये जो दूसरी कश्ती है जी। जो बड़ी पावरफुल कश्ती है, मज़बूत कश्ती है, जिसमें वो आरिफ अलवी साहब की ख़्वाहिश भी है कि वो उनके साथ जी हाँ करके चलते रहें, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो पार्टी का एक तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है सदर होने के बाद में फिर वापस भी जाना है। तो उस कश्ती से उन्होंने सारा ऑप्शन तय हो गया कि भई ठीक है, मैं इसमें ना साइन करूँगा, ना कुछ करूँगा, एक कानून बन जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। एग्ज़ैक्ट वो फ़ॉर्मूले के तहत वही हुआ। यानी आपका कहना ये कि ये
एग्रीमेंट था पहले से मौजूद। ये बात कर दिए क्योंकि एक लाट में थे, बग में थे पूरे सारे बिल में, कोई 50 आ गए, 10 आ गए, 6 आ गए, 8 आ गए, उसमें पता नहीं चल रहा था कौन सा बिल। उन्होंने कह दिया कल स्टेटमेंट आए कि ये आर्मी एक बिल पास हो गया, चीज साइन हो गई। अब गुजर गया दिन, टाइम गुजर गया, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था आज के दिन के वो आज 10वां दिन होता तो ऑप्शन होता, उसको ऑब्जेक्शन लगा के उससे क्या, और कल गुजर गया, मामला हो गया, चला गया, 2 दिन के हो गए। अब वो हो गए उस कश्ती, मजबूत कश्ती की तरफ से सेफ साइड कानून बना लिया उन्होंने। अब मसला ये है कि दूसरी कश्ती में जो ये चाहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, उस कश्ती का प्रेशर आया बड़ा। उस प्रेशर में अब हुआ ये कि उन्होंने कहा भी ये आपने क्या किया, ये तो सारा का सारा हमारे पर इस्तेमाल होगा और हमारी सियासत का महवर ही यही है सारा कुछ, जिसके ऊपर ये सजाएं तायन होगा, हम तो इसके ऊपर कर नहीं सकेंगे, हमारे कारकुन जो वर्कर हैं हमने तो उनको चलाना है इसी चीज पे है। फिर उन्होंने ये किया कि आरिफ अलवी साहब को बड़ा इस पे प्रेशर आया, जो जराए कहते हैं मुझे बताते हैं कि कल कल या परसों रात को कुछ मुलाकातें भी हुई, अच्छा। जिसमें एक बड़े आला साबिक अस्करी क्या जो थे, बड़े सीनियर जो हमारे अफसर थे, वो भी उसमें उनका भी प्रेशर था, जो ज़राए बताते हैं कि भाई आपने ये गलत किया, आपको ये करना चाहिए था। अब उस प्रेशर को तोड़ने के लिए उन्होंने, आपने शायद पढ़ा भी होगा ट्वीट के मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर इसके तहत, तो उन्होंने एक तरफ से माफ़ी भी कर ली, थोड़ा-सा सेफ साइड कर लिया और एक थोड़ा-सा आईनी बुरहान डाल दिया, एक तरह का मसला पैदा कर, लेकिन बज़ाहिर तो नहीं, कानून बन गया, हर चीज़ होगी, कोर्ट में उसको किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट कानून के ऊपर, जहाँ तक मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो पार्लियामेंट से बन के और प्रॉपर लॉ बन जाए, उसपे वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कर सकती है। शायद फिर उसको पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा, लेकिन पार्लियामेंट है नहीं। तो मसला ये है कि अब आरिफ अलवी साहब ने दूसरी कश्ती से भी कंप्रोमाइज़ कर लिया, तीसरी से कर लिया, अब उसकी सदर के इस्तीफ़े का मुतालबा आ रहा है। लेकिन अब खबर ये है कि आरिफ अलवी साहब हमेशा की तरह अब भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे और उनको असूली तौर पर कहा जाए तो बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है, देना भी नहीं चाहिए, तो अब वो देंगे नहीं इस्तीफ़ा और इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो ये एक शोषा छेड़ दिया है, बस चलते रहे। लेकिन आने वाले दिनों में अभी कुछ हफ्ते डेट में वो बड़े अहम फैसले आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद कोई ऐसा आईनी बुरहान पैदा कर दिया जाए या कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसके बाद मुल्क में सियासी इंतशार फैल सकता है। मुल्क के अंदर अवाम पहले अभाम का शिकार है 90 दिन का, तो और ज़्यादा अभाम का शिकार हो जाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मुद्दसर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन अब करीब तर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर सियासी इंतशार पैदा होगा तो फिर तो इलेक्शन का मुझे तो नामो-निशान नज़र नहीं आ रहा। दूसरा तो हमारे बड़े कहते थे 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, तो फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जी, 2 कश्तियों में सवार तो बड़े सही कहते थे ना, डूबता है तो वो तो डूबेगा, वो उसको तो पता है, लेकिन जो 4-5 महीने उन्होंने, हाँ, एक चीज़ है कि वो जो कानून के मुताबिक वो अगले महीने उनका टेन्योर खत्म हो रहा था आरिफ अलवी साहब का, वो क्योंकि असम्बलियाँ नहीं है, इलेक्शन कहाँ से हों, वो भी एक निगरान ही है। तो वो शायद वो उनकी आरिफ अलवी साहब हाँ। की भी ये ख्वाहिश होगी कि शायद इलेक्शन ना ही हो, तब तक मैं तो सदर रहूँ, ये मेरा वैसे ज़ाती ख़्याल है। क्योंकि जब तक वो हैं, वो तो रहेंगे ही अच्छा। रहेंगे कंटिन्यू, तो ये सारी सूरत-ए-हाल होगी। दूसरा इलेक्शन का तो सवाल 2 ऑप्शन है वैसे, इलेक्शन या तो फिर जो फरवरी में हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में फिर सेनेट के इलेक्शन है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हुँ। सियासी पार्टियाँ अपनी सेनेट के अंदर जो 48 सीटें हैं, जो हाफ पार्लियामेंट सेनेट होती है, उसको ज़ाया नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख़्याल। मेरा ख़्याल है फरवरी में इलेक्शन हो जाएँगे। जो ये तासुर दिया जा रहा है ना लॉन्ग अच्छा। टर्म इलेक्शन है, क्योंकि ये हमारे आजकल दोस्त जो हैं मीडिया के, वो थोड़ा-सा हाइप इस तरह की क्रिएट कर देते हैं। आपको याद होगा वो कहते थे असेंबलियाँ नहीं टूटेंगी, ये आयन के आर्टिकल 242 के तहत और 6 माह चल सकती हैं और चलेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि हुँ। असेंबलियाँ टूट गई, 2 दिन पहले ही टूट गई। तो इसी तरह मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इलेक्शन फरवरी में हो जाएँगे, इलेक्शन ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट इस चीज़ का किया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह को किस तरह जो है वो ताहयात नाअहल तो हो चुके हैं, किसी तरह उनको ये कायल करें कि वो पार्टी ख़त्म करते हैं और पीटीआई बिल्कुल एक साइड पे हो जाए। तो ये उसका वेट है, शायद उसके लिए 2-4 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे। 4 महीने हल्का बंदियों का मामला है। हाँ, अलबत्ता जो कानूनी माहिर कहते हैं वो ये भी है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहाँ पे तारीख वाला कहानी चलती गई और उसके बाद फिर 90 दिन और दे दिए उन्होंने, तो फिर तो ये मार्च से भी आगे जाएँगे।
मुदस्सिर साहब, अब चंद दिन पहले मैंने ये आखिरी सवाल आपसे करने लगा हूँ। चंद दिन पहले मैंने मरियम औरंगजेब साहब से पूछा कि वो क्लिंटन साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान में, जब हमने यहाँ शोर मचा लिया था कि आप इंडिया गए और हमारे पास नहीं आए। जब वो इधर आए और परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो क्लिंटन साहब ने जी, फरमाया कि ये विशियस सर्कल है। कल जहाँ पे आप थे, आपने नवाज शरीफ को वहां भेज दिया और खुद इस सीट पे आ गए, तो कल आने वाले दिन में आप हो सकता है उस तरफ चले जाएं, नवाज शरीफ साहब दोबारा इस सीट पे आ जाएं। और फिर दुनिया ने देखा इस तरह हुआ भी, परवेज मुशर्रफ साहब को बाहर जाना पड़ा और काफी अरसा बाहर गुजारना पड़ा टिल डेथ, जो कि पेनफुल लाइफ थी इनफैक्ट। तो ये जो विशियस सर्कल है, आपको लगता है जो हुकूमत जो गुजार के गए हैं उनके लिए वो पार जो है वो तैयार खड़ी है सीट? सही मुनव्वर साहब, असल में बात ये है कि अगर ये इस हुकूमत निगरान हुकूमत की बात करें तो ये माजी की जो पिछली अभी जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसकी बी बी हुकूमत है, बी टीम जिसे कहते हैं, बी हुकूमत है। तो एक तो वो एहतसाब ओके। वाला तस्वर तो आप भूल जाए ना कि शायद एहतसाब होगा, नेब या दूसरे मामलात में जाएंगे, वो तो आप भूल जाएं, वो तो नहीं होगा। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता ये जो आप बात कर रहे हैं कि इनका कोई इनके ऊपर कोई कड़ा फैसला आने वाला है, उसकी इतलात ज़रूर है। उमर अता अच्छा। बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अगले महीने उनकी रिटायरमेंट आने वाली है। और जैसे वो रिटायरमेंट आने वाली है, तो वो जाते-जाते जो इत्तलात हैं, तो केस बहुत सारे चल रहे हैं। एक 28 अगस्त को भी केस की तारीख है, उस पे भी शायद अगले हफ्ते कोई बड़ा डिसीजन आ जाए। और एक केस और भी है, एक जो केस है वो है आपका ये जो असेंबलियों वाला मामला है, जो पार्लियामेंटेरियन वाला, ये भी मामला है। और एक केस है इलेक्शन रिव्यू किया जाएगा, जो इलेक्शन 14 मई वाली बात चल रही थी ना कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, एक वो मामला है। तो मुझे अच्छा। ये लग रहा है, मेरा जहाँ तक छोटा-सा नाक़िस सा छोटे से हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा जो नाक़िस छोटा-सा तजुर्बा है, उससे मुझे ये लग रहा है कि इस जो माज़ी की 16 महीने की गवर्नमेंट है, उसको उसके कुछ बड़े-बड़े शख्सियात, बड़े-बड़े नामों को शायद सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी फैसले में कोई न कोई सज़ा ना दे जाए। ये इम्कान है। ये जो है ना 15 दिन जो बड़े खतरनाक है, इसमें कोई बड़ा बुरहान पैदा होना, जो मैंने पहले ज़िक्र किया ना, उसकी वजह यही हो सकती है कि इसके पीछे ये जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब हैं, उमर अता बंदयाल, वो कोई बड़ा फैसला ना दे जाएँ। उसके बाद फ़ायद ईसा साहब हैं, तो फिर तो जी इस हुकूमत के न्यारे भी आ रहे हैं। फिर तो कहानी सीधी-सीधी है। एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी है, अदलिया भी उनकी, एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है ना, एस्टेब्लिशमेंट में अस्करी की आदत, लेकिन असूली तो आप जैसे सीनियर दोस्त हैं हमारे, बस ज़्यादा बेहतर समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट तो यही होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा, एक अस्करी क़यादत का एक बड़ा, एक दूसरे सतून का एक बड़ा, तो 4-5 जो बड़े इकट्ठे होते हैं, तो वो उसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मिसमैनेजमेंट हुई थी एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसी वजह से कुछ चीज़ें खराब हो रही थी। लेकिन आने वाले जैसे ही उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएँगे महीने के बाद, फिर पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो जाएगी, वन पेज होगा, तो यकीनी तौर पे मामला सीधे चलेंगे। अवाम को थोड़ा-सा सुख चैन का नींद आ जाएगी, थोड़ा-सा सुख मिल जाएगा अवाम को, क्योंकि अभी इंतशार की चीज़ें चल रही हैं ना, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ मामला आ रहा है, कभी उसकी तरफ से कुछ आ रहा है, तो अवाम सारा गुमराह हुई हुई है, परेशान हुई है। लेकिन वन पेज पे आ जाएँगे महीने के बाद, जैसे रिटायर हो जाएँगे, सारी चीज़ें एक ही पेज पे होंगी, एक ही फैसले होंगे, एक ही डिसीजन होंगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब, आप छोटे-मोटे सहाफ़ी नहीं हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस दी है, उसने तो मेरी आँखें खोल ली हैं और ज़हन के दरीचों को खोल दिया। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मुदस्सिर हुसैन साहब की बातें सुनी। मैं समझता थैंक हूँ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज़ से क्लियर कर दी। आपको समझ आ गया होगा कि इस वक़्त करंट सियासत क्या है और ये जो ट्वीट्स आ रही हैं, उसके पीछे कहानी क्या है और मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान की सियासत का। सब कुछ आपके सामने है, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल देखने का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।